नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त स्वाति और सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय गुरुकुल की गौशाला में हूं और आज मैं आपको इस पूरे ब्लॉग में दिखाने वाली हूं कि गुरुकुल में होली के त्यौहार पे पूरी दिनचर्या क्या रहती है और किस तरीके से हम होली को सेलिब्रेट करते हैं। हम साइंटिफिक यज्ञ को भी परफॉर्म करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और मैं आपको आज होली गुरुकुल में कैसे सेलिब्रेट की जाती है उसको इस पूरे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आओ ना। नहीं। क्यों? डर लगता है। क्या लगता? डर। और अब मैं आ गई हूँ गुरुकुल की पाकशाला में और पाकशाला को इंग्लिश में किचन कहा जाता है और संस्कृत भाषा में इसको पाकशाला कहते हैं। तो इस समय यहाँ पे देखिए दाल बनी है और इस पतीले में बना है, ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन रही है। सूखी सब्ज़ी शिमला मिर्च की ये तैयार हो रही है यहाँ पर। और तीसरे पतीले में चावल था और ये हमारी जानकी जी हैं जो ये सारा काम करती हैं। और ये छोटी छोटी रोटी की इन्होंने गोलियां बनाई हैं और मशीन में यहाँ पर रोटी बनती है। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से जानकी जी रोटियां बना रही हैं मशीन से। और गुरुकुल में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए मशीन का इस्तेमाल गुरुकुल में किया जा रहा है। और ये देखिए मशीन से गरम गरम फूली फूली रोटियां बनकर निकल रही हैं। और पाकशाला में यहाँ पर हमारे नेपाल के भाई बहन काम में लगे हुए हैं। ये परिवार है इनका पूरा, जानकी जी और प्रकाश जी, जो यहाँ पे पाकशाला को संभालते हैं। सुबह, दोपहर और शाम को इनकी ही ड्यूटी होती है नाश्ता और खाना बनाने की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जानकी जी बड़ी ही मेहनत से रोज़ समय पे आकर यहाँ पर अपनी किचन को संभालती हैं और काम करती हैं। और दोस्तों अब हम आ गए हैं यज्ञशाला, जहाँ पे साइंटिफिक यज्ञ को हम परफॉर्म करेंगे। और अभी यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। बच्चे गुरुकुल के सभी यज्ञ के लिए बैठ गए हैं। और अब मैं यज्ञशाला में हूँ जहाँ हवन हो रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गेहूं की बालियों का इस्तेमाल करेंगे हवन सामग्री के साथ, जिसका अपना एक साइंटिफिक रीज़न है। होली के समय ही इसका इस्तेमाल होता है हवन में। और साथ में आप देख रहे हैं ये घी रखा हुआ है। ये घी गाय का शुद्ध देसी घी है, ना ही ये बाज़ार का घी है और ना ही ये भैंस का घी है। तो भैंस का घी आप इस्तेमाल ना करें हवन में और शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करें। और ये बच्चे यहाँ पे अब साइंटिफिक यज्ञ को परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि होली के विशेष अवसर पर किया जाता है। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गते पञ्जाब प्रान्ते हवन की मुख्य प्रक्रिया को यहाँ पे किया जा रहा है, जो शुरुआत में की जाती है, जिसे कहते हैं संकल्प। तो यहाँ पे अभी संकल्प के साथ मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। पवित्रयज्ञशालायां सर्वकल्याणार्थं देवयज्ञः विशिष्टयज्ञः क्रियते।
हवन की दूसरी मुख्य प्रक्रिया, अब यहाँ पे दीप का प्रज्वलन होगा मंत्रों के साथ। इसका भी अपना एक साइंटिफिक रीज़न है। यज्ञ का तीसरा मुख्य चरण, जिसमें हम दीप प्रज्वलन के बाद हवन कुंड में अग्नि की स्थापना करते हैं, जो इस पूरे साइंटिफिक यज्ञ की सबसे मुख्य प्रक्रिया है और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ये। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये कोशिश करी है कि आप तक वैदिक यज्ञ की सही प्रक्रिया आप सभी के सामने लेकर आऊं, क्योंकि इसका पर्यावरण को ही नहीं, पूरी मनुष्य और पूरे विश्व में जब हम ये प्रक्रिया से हवन करते हैं तो इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। हवन कुंड में अग्नि की स्थापना करने के पश्चात अब एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं समिधा दान। और समिधाओं को, मतलब जो लकड़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको घी में और हवन सामग्री में उसको डिप करके फिर हवन कुंड में स्थापित अग्नि के समक्ष उसको दान करना, ये भी इस हवन की प्रक्रिया का एक मुख्य चरण है। इस साइंटिफिक यज्ञ में जितने भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उन सभी के साथ हम घी की आहुति देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि इस घी का इस्तेमाल, सिर्फ देसी घी का इस्तेमाल हम करेंगे, वो भी गाय के शुद्ध देसी घी का। भैंस का घी हवन में करना वर्जित है, इससे कोई भी लाभ नहीं मिलता है। प्राणाय इदं नमः ओवराय वेपानाय स्वाहा इदं वायवेपानाय इदं नमः ओम तदादित्याय। इस वैदिक साइंटिफिक यज्ञ का अनुष्ठान हम सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में करते हैं। इसके दो मुख्य समय हैं, एक तो जब सूर्योदय होता है तब, और दूसरा सूर्यास्त से पहले पहले हम इस हवन को संपन्न करते हैं और सूर्यास्त से पहले पहले ही हमें इसको समाप्त करना होता है। तो इसमें दोनों समय के अपने अलग अलग मंत्र हैं जिसको हम हवन सामग्री और घी की आहुति के साथ देते हैं। जब इस साइंटिफिक यज्ञ को हम परफॉर्म करते हैं होली के समय, तो हम गेहूं की बालियों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गेहूं की अधपकी बालियां हैं, और इसको अग्नि के समक्ष हवन सामग्री के साथ इसकी आहुति डालते हैं। और ये अधपकी बालियों में दूध की मात्रा काफ़ी होती है, तो जब हम इसे अग्नि के समक्ष आहुति के रूप में डालते हैं तो इसके बहुत बड़े बेनिफिट्स होते हैं। और ये कृषि प्रधान त्योहार है भारतवर्ष में। इस प्रकार इसको पहले वैदिक रीति के अनुसार मनाया जाता था, अब इसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इस प्रकार का साइंटिफिक यज्ञ अपने अपने घरों में ज़रूर परफॉर्म किए, क्योंकि इससे पर्यावरण को इतने बेनिफिट्स होते हैं जिसकी चर्चा मैं आपसे किसी वीडियो में ज़रूर करने वाली हूँ। इसका एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी। आपको पूर्व में थोड़ा सा ध्यान करिए, जब शीत ऋतु चल रही थी उस समय ये जो प्रकृति है ये अर्ध मरी हुई दिखाई देती है, यानी वृक्षों पर पत्ते नहीं होते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, केवल टहनियां दिखाई देती हैं लगभग। जब बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है उस समय वृक्षों पर नए नए पत्ते, नए नए कलियां, इन सब की बहारें आने लगती हैं और उस समय नाना प्रकार के पौधों और जितने भी वृक्ष हैं उन पर छोटी छोटी कलाएं, छोटे छोटे पुष्प, छोटे छोटे से पौधे आपको बड़े ही सुंदर जो है रंग बिरंगे रूप में खिले हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके बड़े ही समीप जो आम का वृक्ष है, इस पर देखिए एक छोटा सा ऊपर क्या आ चुका है, फूल टाइप आ चुका है, ठीक है, जो बाद में एक फल का रूप लेगा। ठीक इसी प्रकार भिन्न भिन्न पौधों का एक अपना अपना रूप होता है, कईयों पर फूल खिलती हैं तो कईयों पर जाकर के इस तरह का एक गुच्छा टाइप बनता है, जैसे कि आम के वृक्ष पर बना हुआ है। तो ये भिन्न भिन्न रंग होने के कारण इसको रंगोत्सव कहा जाता है। और रंगों का तात्पर्य है हमारी खुशियों से। ये जो पर्व है, पर्व जो है पूर्ण धातु से बना है, पर्व पूर्ण धातु है, वहां से इस पर्व शब्द की निष्पत्ति होती है। पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण होने वाला। यहाँ पर पूर्ण का अर्थ पूर्ण नहीं है पूर्ण रूप से, यानी जो पूर्ण होने वाला है व्याकरण की दृष्टि से वो अर्थ दिया गया है। तो जो बालियां अब पकने वाली हैं उससे जो हमें क्या होगा, उल्लास होगा, यानी जो प्रसन्नता होगी वो पर्व के रूप में हम इसलिए इसको बनाते हैं, क्योंकि हमें उस समय क्या होती है, खुशी होती है। दूसरी बात, आपने कहानी सुनी है प्रहलाद की कहानी, और उस लगभग प्रचलित है, उस दृष्टांत को आगे आप सुनेंगे, कोई ना कोई विद्यार्थी बताएगा। साथ ही जो ये होली का पर्व है, आज के आधुनिक वर्तमान समय में इसने कुछ और ही रूप ले लिया है। हम जिस प्रकार से बनाते हैं होली आप सभी जानते हैं, और पूर्व में इसको कुछ अलग प्रकार से बनाया करते थे, और सामूहिक रूप में जैसे कि अभी हम सभी ने यज्ञ के माध्यम से इस होली के पर्व को बनाया है, तो उसमें मूल रूप से जितने भी हमने मंत्रों का पाठ किया, उन सभी मंत्रों में एक मंत्र ऋतु से संबंधित आया था, जिसमें सभी ऋतुओं के लगभग नाम आए, और नाम के साथ में उस ऋतु का विशेष एक वर्णन आया। तो जब बसंत ऋतु का वर्णन आया तब कहा गया कि बसंत जो है सभी ऋतुओं का राजा है, क्योंकि इस ऋतु में आकर के सभी पौधों को पुनः एक नई ऊर्जा मिलती है, जिससे वो इस धरा का यानी इस भूमि का क्या करते हैं, कल्याण करते हैं, यानी इन मानवों को एक ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे हमें प्रसन्नता होती है। ठीक इसी प्रकार से मानव अपने जीवन में उल्लास और प्रसन्न होकर के अपने जीवन को व्यतीत करे, इन पर्वों को धार्मिक पूर्वक बनाता रहे, ऐसा हमारा दृष्टांत भी है, और ऐसे हमारी वैदिक मान्यता भी है कि इन पर्वों का होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ में यद्भद्रं तन्नःशुभ गुरुकुल में आज भी इस विज्ञान को जीवित रखा गया है, और ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में इसका प्रचार होना चाहिए। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे विज्ञान का पाठ्यक्रम में ज़रूर लेकर आना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी प्रकृति को बड़े बड़े बेनिफिट्स होते हैं। और साथ में आप ये देख रहे हैं अब भोजन कर रहे हैं बच्चे, और छोटे छोटे बच्चे देखिए परस रहे हैं भोजन को। तो आप देखिए कितने अच्छे संस्कार गुरुकुल में सिखाए जाते हैं, और मंत्रों के साथ यहाँ पे भोजन को ग्रहण किया जाता है।
तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और आप इसके बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को ज़रूर लिखें। और इसी प्रकार के वीडियो साइंस से रिलेटेड मैं आपके सामने लेकर ज़रूर आऊँगी। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।